अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दमे के मरीज़ और राइनइटिस के मरीज़ और इसके अलावा और भी बहुत सारे पेशेंट हमारे पास एक शिकायत लेके आते हैं कि हमारे गले में केरा गिरता है। केरा गिरना या गले में बलगम का आना ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इसकी वजह से जिसको ये मसला होता है वो सोशली लोगों से दूर हो जाता है, क्योंकि जब भी किसी पब्लिक प्लेस में बैठता है उसको बार बार गला साफ़ करना पड़ता है या खांसी करनी पड़ती है, तो ये उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम बनता है और शर्मिंदगी और एम्बेरसमेंट का मसला बनता है, जिसकी वजह से उसको सोशली लोगों से दूर रहना पड़ता है। तो इसकी कुछ वजूहात और उनका क्या हल है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमारे नाक के अंदर वाली साइड पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस पैदा करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिक्रीशंस पैदा करती है। उन सिक्रीशंस का क्या काम होता है, जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा में बहुत सारे जरासीम और डस्ट हमारे हवा के साथ हमारे नाक के ज़रिए सांस के ज़रिए अंदर जाते हैं। तो जो म्यूकस यानी कि रतूबत पैदा होती है वो उस डस्ट को और जो जरासीम अंदर जा रहे होते हैं उनको फेफड़ों में दाखिल होने से रोकती है और उनको बाहरी जज़्ब कर लेती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये रतूबतें यानी कि सिक्रीशंस हद से ज़्यादा खारिज होती हैं, जिसकी वजह से फिर उनके नाक के पिछली साइड से गले में गिरती हैं, जिसको कहते हैं केरा गिरना या पोस्ट नेज़ल ड्रिप। तो इस इशू की मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक उसकी वजह जो है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, यानी कि जिसको हम तेज़ाबियत बोलते हैं। तेज़ाबियत में जब हम खाना खाते हैं तो वही खाना लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के लूज़ हो जाने की वजह से ऊपर आता है और बार बार उभरने की खाने के ऊपर उभरने की वजह से गले में भी फिर इरिटेशन होती है और केरा गिरना शुरू हो जाता है। तो ये जो तेज़ाबियत है इसका सलूशन एक तो इसकी कुछ मेडिसिन होती है, पीपीआई ले सकते हैं, एंटासिड ले सकते हैं, और इसके अलावा कुछ एहतियातें हैं उनका करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मरीज़ को अपने जो बेड है उसकी जो सर वाली साइड है वो बनिस्बत पाँव वाली साइड ऊंची रखनी चाहिए। मतलब पाँव वाली साइड उसकी नीचे होगी और सर वाली साइड ऊंची होगी। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट खाना खाने के 2 घंटे बाद सोने जाना चाहिए, यानी कि लेटने और खाना खाने के दरमियान 2 घंटे का वक्फा ज़रूरी है। इसके अलावा खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए और पेट भर के खाना ना खाएं, बल्कि भूख रख के खाना खाना चाहिए। इसके अलावा एक और इसकी वजह जो है वो साइनोसाइटिस है, और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का एक्स्ट्रा इस्तेमाल इसकी एक बहुत अहम वजह है। हमारे पास एक कॉमन प्रॉब्लम है सेल्फ मेडिकेशन। लोग खुद से ही दवाई ले लेते हैं, किसी डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेते, या तो किसी मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई ले लेते हैं या फिर किसी अताई के पास जाके दवाई लेना शुरू कर देते हैं। होता यूँ है कि सर्दियों में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर होता है या गला ख़राब होता है, लेकिन इन वायरल इन्फेक्शन में भी लोग जाके एंटीबायोटिक लेके खाना शुरू कर देते हैं, जो कि कहीं भी रिकमेंडेड नहीं होते। और यही एंटीबायोटिक हमारे जिस्म में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया को जाके मार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि निज़ाम मुदाफ़त कमज़ोर होता है तो बहुत सारे वायरस और फंगस ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें साइनोसाइटिस का खतरा होता है, यानी कि साइनसेस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से फिर केरा गिरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा रेनाइटिस भी इसकी एक अहम वजह है, राइनोसाइनोसाइटिस इसकी अहम वजह है, एलर्जी इसकी बहुत अहम वजह है। जो एलर्जिक रेनाइटिस है उसमें भी केरा गिरना एक कॉमन प्रॉब्लम है। और एक और वजह जिसे हम कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी कि नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी होती है, सेप्टम जो है वो टेढ़ा होता है, जिसकी वजह से नाक की एक साइड बंद रहती है और एक साइड खुली रहती है। जो साइड नाक की बंद होगी वहाँ पे म्यूकस सेक्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर गले में केरा गिरना शुरू हो जाता है, और ये प्रॉब्लम रात को ज़्यादा होता है या ठंड में ज़्यादा होता है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी एहतियातें भी हैं। जैसे कि पोस्ट डीएनएस जो है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, इसका जो हल है वो तो ऑपरेशन है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी देसी चीज़ें हैं, जैसे कि नमक के नीम गर्म पानी के साथ गरारे करें तो वो भी इसके लिए मुफीद है। स्टीम इन्हेलेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्टीम लेना। तो जो लोग स्टीम लेते हैं इस तरह के मर्ज़ में तो उनको अफाका रहता है काफ़ी हद तक। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज़ है, शहद इस्तेमाल करें। शहद का 1 चम्मच अगर आप हाफ़ गिलास नीम गर्म पानी में डाल के मिक्स करके लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है इस मसले के लिए। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन भी होती हैं। जब मेडिसिन देते हैं तो उसके लिए हमें पहले देखना होता है कि ये हो क्यों रहा है। जिस वजह से हो रहा होता है उस चीज़ को हमने उस चीज़ की मेडिसिन देनी है। जैसे अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी कि तेज़ाबियत हो रही है तो हमने तेज़ाबियत का इलाज पहले करना है, इसका इलाज बाद में करना है, क्योंकि जैसे तेज़ाबियत ठीक होगी तो ये मसला ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर एलर्जिक रिनाइटिस की वजह से हो रहा है तो हमने एलर्जिक रिनाइटिस का इलाज करना है।
इसके अलावा बहुत सारे डीकंजेस्टेंट स्प्रे भी होते हैं और ड्रॉप्स भी होते हैं जो हम नाक में डालते हैं तो उससे बेहतर हो जाती है। नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स हैं वो भी देते हैं तो उससे भी कंजेशन कम हो जाती है। स्टेरॉइड्स कुछ देने पड़ते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब भी ये मसला होता है तो कहीं से जाकर स्टेरॉइड पे या तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं या फिर स्टेरॉइड की टैबलेट्स लेना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। हाँ, स्टेरॉयड नो डाउट इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और क्विकली रिस्पॉन्स आ जाता है उसका। जैसे ही बंदा टीका लगवा के आता है तो कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन चीज़ों के नुकसानात होते हैं। जब स्टेरॉयड इंडिकेटेड होते भी हैं तो हमारी ट्राई होती है कि लोकल स्टेरॉयड्स दें, जैसा कि स्प्रे की फॉर्म में आते हैं जो कि नाक में ही जाकर स्प्रे करते हैं, तो वो देना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ओरल या इंजेक्टेबल्स के। लेकिन जब अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर वो आपका डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग देख के दे भी सकता है अगर ज़रूरत होगी, लेकिन शॉर्ट कोर्सेज देते हैं इसके लिए। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इस प्रॉब्लम से जो भी दो चार हैं वो एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपकी गले में गिरने वाली केरे की वजह को देख के उसके मुताबिक आपका इलाज किया जाए। बहुत शुक्रिया।